नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कहीं दोस्ती का दम निकल गया तो कहीं मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक राज्य में हार का इतना साइड इफेक्ट तो कांग्रेस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यूपी में कांग्रेस खाली हाथ रह गई। अखिलेश यादव ने सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। हालांकि कांग्रेस समर्थन की बात जरूर कह रही है। राजस्थान में भी कांग्रेस ने किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया और बीएसपी भी इस बार राजस्थान के उपचुनाव में हाथ नहीं आजमा रही है। यानी सीधी जंग बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र, झारखंड हो या फिर यूपी राजस्थान के उपचुनाव, बीजेपी अपने कुनबे को सहेजने में कामयाब हुई। कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिसके बाद से कई जगह विरोध के स्वर भी उभरे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर राजस्थान में गठबंधन नहीं करना कोई रणनीति का हिस्सा है या फिर कोई मजबूरी है? बीएसपी क्यों चुनाव नहीं लड़ रही है? सीधी जंग में बीजेपी को कितना नफा और नुकसान होगा? आज बात इसी खास मुद्दे पर। रणनीति या मजबूरी, बेहद खास मुद्दा और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ राजकुमार रोज जी जुड़े हैं, बीएपी सांसद है। बहुत स्वागत है राजकुमार जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं प्रताप राव जी, बीजेपी प्रवक्ता है। प्रताप जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजेंद्र मेघवाल जी भी मौजूद है चर्चा में, कांग्रेस प्रवक्ता है। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ है। मित्तल साहब आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत राजकुमार जी आपसे ही करते हैं। 7 अहम सीटें उपचुनाव की राजस्थान में और जिस तरह से बीएपी ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं, क्या रणनीति रही है? क्या गठबंधन की कोई बातचीत हुई थी या बीएपी अकेली सक्षम है और पहले से तैयारी ये थी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे? राजकुमार जी आप तक आवाज आ रही है? चलिए वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रताप राव जी आपका रुख करते हैं। रणनीति या मजबूरी, ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि सबकी अपनी रणनीति थी। चुनाव में 7 सीटों में जीत के दावे किए जाते, फिर हम राजस्थान की बात कर ले या उत्तर प्रदेश की बात कर ले। अब सीधी टक्कर ये साफ नजर आती है बीजेपी कांग्रेस में ही है। क्या अभी भी कैंडिडेट के सामने आने के बाद, प्रचार प्रसार जोर शोर से शुरू होने के बाद भी आश्वस्त है कि सभी सीटें जीतेंगे? और सबसे बड़ी वजह उसकी क्या मानते हैं? हाँ शुदा, हम भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत से ही कह रही है, क्योंकि हम अपने भजनलाल सरकार के 10 महीने के कामकाज को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो इसलिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और इस बात के साथ कॉन्फिडेंट है कि जनता पूरी तरह से साथ देगी। लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस तमाम दावे करती थी। हरियाणा चुनाव के बाद तो उनकी जैसे हवा ही निकल गई है। बिल्कुल जो एक इंडी अलायंस था वो चिंदी अलायंस हो गया है। किस तरह से टूट गया है वो एक साफ नज़र आता है। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, हम लोग लगातार, जब लोकसभा का चुनाव था तब भी हम नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज को लेकर ही गए थे। लेकिन उस समय भी एक गिरोहबंदी करके और लोकसभा चुनाव में गलतफहमी फैलाकर इन्होंने कुछ कोशिश की, जिसका जनता ने माकूल जवाब दिया और नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए। और हरियाणा के चुनाव ने तो बता दिया कि इस तरह की जो गिरोहबंदी है, इस तरह का जो झूठ है, वो लंबे समय नहीं चल सकता। उसके बाद तो इनकी हवा निकली हुई है। और राजस्थान के चुनाव में अब पता भी लग गया, ये जो बार बार कहते थे कि नहीं विपक्षी एकता, विपक्षी गठबंधन और एक साथ मिलने की बातें, वो पता लग गई कि कांग्रेस किस तरह से सत्ता की भूखी पार्टी है। वो किसी को भी शेयर करना नहीं चाहती और इसका एक तरह से परजीवी पार्टी भी हो चुकी है। देखिए कल भी जब यहाँ डिस्कशन हो रहा था, तब चर्चा हो रही थी, तो बार बार कहा जा रहा था कि कांग्रेस जहाँ अकेली लड़ी है वहाँ वो चुनाव नहीं जीत पाती है, क्योंकि वो परजीवी पार्टी हो चुकी है। वो दूसरों के कंधों पे बैठकर वैतरणी पार करना चाहती है, लेकिन दूसरों ने भी अब कंधे से झटक दिया है। तो राजस्थान में भी यही होने वाला है। जहाँ जहाँ हरियाणा में डायरेक्ट चुनाव थे तो क्या हुआ, कांग्रेस का सफाया हो गया। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, जहाँ डायरेक्ट। लेकिन यूपी में कुछ सीटें इसलिए जीती कि क्योंकि अखिलेश के कंधे पर सवार थी। तो इसलिए कांग्रेस परजीवी पार्टी हो चुकी है और इस परजीवी पार्टी को अब जो विपक्षी दूसरे दल हैं जो इनके साथ थे, वो भी समझ गए हैं
कि हमारा ही खून चूस कर ये मोटे होते जा रहे हैं, तो इसलिए अब उन्होंने झटकना शुरू कर दिया। अखिलेश ने जिस तरह से झटका, और बाकी राज्यों में भी इसी तरह की बातें हो रही हैं अब। ठीक है, राजकुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, पहले से भी सीट, क्योंकि इन 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के पास 1 थी, 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, और ये 84 सीट भी बीएपी के पास ही थी। जीत को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन गठबंधन को लेकर सवाल जरूर थे। कभी साथ आते हैं सभी, कभी अलग अलग अकेले लड़ने की बात की जाती है। इन 7 सीटों पर उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं ये बात? पहले तो आपके चैनल से जुड़े हुए समस्त पार्टी के प्रवक्ताओं को मेरी ओर से जोहार जी। वर्तमान में जो राजस्थान में उपचुनाव की जो स्थिति बनी हुई है, एक असमंजस्य की स्थिति थी, लेकिन आज सारी क्लियर हो चुकी है कि सभी पार्टी अपने अपने असर से चुनाव लड़ती है। हम बात करें 84 की, आपने कहा कि 84 का पहले से इतिहास रहा हुआ है कि एक बार जिस पार्टी का विधायक बनता है, सेकंड बार दूसरी पार्टी का विधायक बनता था, ये रहा हुआ, आज तक रहा था जी। लेकिन जब से भारत आदिवासी पार्टी या हमारा संगठन जब से आया, उस दौरान जैसे 84 की जनता ने मुझे 2018 में 14,000 की लीड से विधायक बनाया, 2023 में 70,000 के आसपास की, मतलब 70,900 की लीड से मुझे जिताया जी। और गठबंधन की बात रहे तो देखो, अलग अलग चुनाव में अलग अलग परिस्थितियां बनती है। लोकसभा में अलग बनती है, विधानसभा में अलग बनती है। जैसे पिछली बार जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, उस समय कांग्रेस ने आरएलपी से गठबंधन, सॉरी बीजेपी ने आरएलपी से गठबंधन किया था। इस बार कांग्रेस ने आरएलपी से गठबंधन किया। हम सभी एज ए कहे इंडिया अलायंस था पर, लेकिन हमारा जो अलायंस था वो एक तरफ का अलग टाइप का अलायंस था। तो अभी जो उपचुनाव में जो है, तो देखो सभी पार्टी अपना दमखम दिखा रही है। हम हमारे मुद्दों के आधार पे, हम सच्चाई के आधार पे, हम सोलंबर और 84 दोनों सीटों पे लड़ रहे हैं। और जिस तरह से 84 सीट की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने असमंजस्य की स्थिति में लास्ट आज अंतिम समय में जो टिकट डिक्लेयर किया, इससे ही क्लियर हुआ है कि दोनों पार्टियों को कहीं न कहीं 84 में डर है हारने का। और अवश्य ये चीज रहेगी, 84 की जनता भारत आदिवासी पार्टी के साथ है और भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। ठीक है, लेकिन 84 की जनता, क्या आपको कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी या कांग्रेस टक्कर बीएपी को दे रही है, यहाँ पर दे सकती है, या फिर आप आश्वस्त है कि वहां की जनता जो चाहती है वहां पर काम वैसे ही विधायक करते आ रहे हैं, सांसद के तौर पर आप वहां पर जनप्रतिनिधि हैं, और एक बार फिर से बीएपी पर ही भरोसा होगा? हाँ बिल्कुल, देखो एक सबकी मानसिकता रहती है कि जो सत्ता दल होता है वो उपचुनाव के दौरान सत्ता दल हैवी रहता है और सत्ता दल के सीटें ज्यादा निकलती ही रहता है उपचुनाव में अधिकतर। लेकिन इस बार जो देखा गया है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी के अंदर तो सत्ता भले बीजेपी की है, लेकिन समझ नहीं पाए हैं। और जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर लोगों में नाराजगी है वर्तमान सत्ता के खिलाफ, और एक द्वेष भावना से उन्होंने काम किया है। एक मतलब पार्टी विशेष के लोगों को टारगेट करना, परेशान करना, ये करना, तो उससे लोगों में आक्रोश है। और इसका प्रभाव हमारी 84 सीट पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ना सोलंबर पे पड़ेगा। ठीक है, राजकुमार जी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कांग्रेस का भी जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी दोनों के प्रवक्ता हैं। राजेंद्र मेघवाल जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। राजेंद्र जी, 2 अहम सवाल रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे चर्चा का जो मुद्दा है वो यही है कि रणनीति है या फिर मजबूरी है। वो इसलिए भी कि कांग्रेस, अगर राजस्थान की बात करें, 7 सीटों की बात करें, गठबंधन नहीं, अकेले चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर एक भी कैंडिडेट कांग्रेस का ना उतारना और सपोर्ट पूरी तरह से सपा को करना, क्या वाकई में रणनीति के तहत किया जा रहा है या मजबूरी बन गई है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों का जो, अगर पिछले चुनाव के परिणाम देखें तो सेकंड नंबर पे भी कांग्रेस नहीं थी। देखिए श्वेता जी, जहां तक अभी हमारे मित्र प्रताप राव जी कह रहे थे कि परजीवी पार्टी कह रहे थे, लेकिन परजीवी पार्टी वास्तव में भाजपा है, क्योंकि भाजपा 1980 में किस जगह थी और आज कैसे, वो जितने भी उसके गठबंधन सहयोगी थे, आप पीडीपी से पूछ लीजिए, टीडीपी से पूछ लीजिए, एआईडीएमके से पूछ लीजिए, बीजेडी से पूछ लीजिए और शिवसेना से पूछ लीजिए, अकाली दल से पूछ लीजिए, भाजपा ने उनको चूज कर अपने आप को यहां तक पहुंचाया। अब बात मैं बताता हूं, कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर बिल्कुल नए प्रयोग किए हैं, तमाम नए चेहरे दिए हैं, युवा, महिला, दलित, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, तमाम ये एक पूरा समावेश है और ये पूरे उसको हमारी एक सोशल इंजीनियरिंग है उसके तहत हमने दिए और सारे नए चेहरे हैं। आप युवाओं की बात करेंगे, तमाम लोग युवा, छात्र राजनीति से निकले हुए लोग, पंचायती राज के प्रतिनिधि, प्रधान लेवल के आदमी, और आपको इस बार देखने को मिलेगा कि बहुत बेहतर तरीके से हम लोग इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। एक साथ हमने 7 प्रत्याशी घोषित किए। हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार की 11 महीने की विफलता है, इस सरकार की 11 महीने की विफलता है। पूरा प्रदेश, 8 करोड़ प्रदेशवासी त्रस्त है। पूरी 200 सीटों पे आप जाके कहीं पे भी पता कर लीजिए, कहीं पे भी, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, देश अभी प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चिकनगुनिया, टाइफस और आपका ये डेंगू,
डिप्थीरिया फैला हुआ है, उसके बाद में किट नहीं मिल रहे हैं, जबकि कहते हैं साहब डबल इंजन की सरकार है। झूठ बोलकर सत्ता में आए थे, कहा था कि साहब नहीं सहेगा राजस्थान, लेकिन राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर और हमारी बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये, और इन्होंने कहा कि साहब हम 6 महीने की परियोजनाओं का रिव्यू करेंगे। अब आप बताइए, एक भी किया कि आज अफसरों से जाके पूछ लीजिए, बोला कोई, लेकिन 11 महीने तक उन परियोजनाओं को रोके रखा, उसका कौन जवाब देगा? तो क्या ये सब मुद्दे चुनाव में यही सब मुद्दे? किसानों को उर्वरक नहीं मिल रहा, नहरों में पानी नहीं आ रहा, अस्पतालों में दवाएं नहीं है, ये तमाम मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश में बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या बताएं? उत्तर प्रदेश के अंदर सारी सीटें जीत रहे ना, हमारे गठबंधन के सहयोगी। लेकिन एक भी कैंडिडेट अपना नहीं उतारना, सुनिए ना, ये एक रणनीतिक फैसला है। और अखिलेश यादव हमारे बहुत ही मजबूत सहयोगी है। यूपी के अंदर आपको पता है, हमने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा कहती थी साहब 80 सीटें जीत रहे हैं, कहां पे पहुंचे वो? मतलब उनको दूसरे नंबर पे आपकी बात मान लेते हैं। आपने कहा कि रणनीति के तहत, सुनिए राजेंद्र जी, आपने कहा कि रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया उत्तर प्रदेश में, लेकिन बिना चर्चा के ही अखिलेश यादव 6 सीटों पर कैंडिडेट उतार देते हैं और उसके बाद बाकी के कैंडिडेट उतार देते हैं, और बाद में कांग्रेस ये कह रही है कि हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। गठबंधन में भी 1-2 सीट तो दी जाती है, या फिर कांग्रेस को लगा कि वो जीत पाएगी नहीं, क्योंकि दूसरे नंबर पे भी पिछली बार नहीं थी? तो ये मजबूरी के तौर पर इसे देखें या रणनीति के तौर पर देखें? देखिए, कांग्रेस पार्टी केंद्र में नेतृत्व करती है उन तमाम राजनीतिक दलों का जो कि क्षेत्रीय दल हैं। आज उनके ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं और उनको पूरा सहयोग देते हैं। वो केंद्र में हमें सहयोग देते हैं, तो इसलिए एक बड़े भाई की भूमिका में हम हैं। हम 1-2 सीट के लिए वो नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये भाजपा का जो डिवीजन ऑफ वोट है, क्योंकि हमेशा भाजपा डिवीजन ऑफ वोट के अंदर आती है। और आप ये बार बार हरियाणा की बात करते हैं, अरे हरियाणा में आप कैसे जीते? पूरा देश जानता है, सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है। 3 बार प्रताप राव जी, राजेंद्र जी, हरियाणा के चुनाव हो चुके हैं, आने वाले चुनाव पे बात कर लेना। बड़ा घमंड हो रहा है हरियाणा में, कैसे क्यों जाया कर इस पर बात करके? अभी इस मुद्दे पर नहीं है। एक मिनट रुकिए। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, प्रताप जी, एक मिनट। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, 1 सेकेंड। हमारे साथ एसपी मित्तल जी भी, उनका भी रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी। देखिए, अहम तो ये है कि दो अहम सवाल। राजस्थान में इन 7 सीटों पर सीधी टक्कर मानी जा रही है बीजेपी कांग्रेस की, लेकिन बीएपी के भी 2 कैंडिडेट हैं और 1 सीट तो बीएपी के पास भी थी। यही बात अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो क्या वजह है कि कांग्रेस ने एक भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में नहीं उतारे? पूरी तरह से समर्थन सपा को 9 सीटों पर वो उनके कैंडिडेट हैं। और एक अहम सवाल ये भी कि क्या इस बार उपचुनाव में बीएसपी दिलचस्पी राजस्थान में क्यों नहीं दिखा रही? क्यों साफ मना कर दिया है कि हम कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं? देखिए श्वेता, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो कांग्रेस से समाजवादी पार्टी बात करती तो क्या नाम से वो अपने उम्मीदवार उतारते। उन्होंने तो बात ही नहीं की। पहले राउंड में 7 उम्मीदवार खड़े कर दिए, उसके बाद में 2 और खड़े कर दिए। तो ये तो कांग्रेस की मजबूरी है जो उनको कहना पड़ रहा है कि हम समाजवादी पार्टी के समर्थन में। असल में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को पूछा ही नहीं। जो हाल समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कांग्रेस ने किया, वो का वही हाल क्या नाम से उपचुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बराबर का हिसाब कर दिया। अब जहां तक राजस्थान का संदर्भ है, श्वेता, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि 25 में से लोकसभा चुनाव में 25 में से 11 सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, उसमें बीएपी की और आरएलपी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब इनका गठबंधन था, लेकिन अब जिस तरीके से गठबंधन टूटा है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि क्या नाम से जो कांग्रेस की स्थिति है वो जरूर कमजोर होगी। अभी राजकुमार रोध साहब यदि जुड़े हुए हों तो वो इस बात का भी एक सवाल का जवाब दें कि क्या कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए उन्होंने कोई प्रयास किया था या कांग्रेस की ओर से कोई प्रस्ताव आया था? जिस तरीके से 2 सीटों पर उम्मीदवार क्या नाम से बीएपी ने, बिल्कुल राजकुमार जी इसका जवाब देते। राजकुमार जी इसका एक जवाब दे दीजिए, क्या गठबंधन की कोई कोशिश आपकी तरफ से या कांग्रेस की तरफ से हुई थी? देखो, गठबंधन का तो बीजेपी ने भी किया होगा, कांग्रेस ने भी किया होगा और हमने भी किया होगा, लेकिन जिस तरह से हम चाहते थे वो कांग्रेस नहीं चाह रही थी, और कांग्रेस जो चाह रही थी वो हम नहीं चाह रहे थे। तो हमें लगता है कि हमारी ताकत है, हम 2 सीटों पे, कांग्रेस को लगता है कि हम ताकतवर हैं। अब
चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन ताकतवर है। लेकिन ऐसा तो नहीं राजकुमार जी कि आप दोनों को अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा हो और इसका फायदा बीजेपी को मिल जाए यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अवश्य 84 में एक तरफा बीएपी जीतेगी और सोलंबर में भी टक्कर जरूर रहेगी, लेकिन बीएपी सीट निकालेगी। चलिए ठीक है, यानी आप मानते हैं कि मुकाबला तो है लेकिन बीएपी सीट निकाल रही है। लेकिन एसपी मित्तल जी 84 में कोई मुकाबला नहीं रहेगा, सोलंबर में जरूर रहेगा, लेकिन बीएपी सीट निकाल लेगी। चलिए ठीक है, लेकिन एसपी मित्तल जी बीएसपी क्यों बैकफुट पर रहे? बीएसपी ने इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया राजस्थान की इन 7 सीटों पर? देखिए, मुझे लगता है कि बीएसपी ने इसलिए दिखाया गया कि पहले भी उनका ये इतिहास रहा है कि जो उनके विधायक है वो जाके किसी सत्ता में जाके मिल जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि उनके क्या नाम से अभी इस उपचुनाव के अंदर उन्होंने अपनी भूमिका को कहीं तलाशा होगा, और फिर उनके पास में मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से उम्मीदवारों का भी संकट होगा। लेकिन मैं अपनी जो पिछली बात थी उसको जारी रखते बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल की बात सामने आई है, देखिए हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि यदि अभी उस उपचुनाव के संदर्भ में हनुमान बेनीवाल का बयान आपको ध्यान हो तो उन्होंने कहा था कि हमको देवली, हरियाणा और खीमसर की सीट चाहिए। यदि कांग्रेस समझौता नहीं करती है तो हम रामगढ़ और क्या झुंझुनू में भी चुनाव लड़ेंगे। अब बेनीवाल को ये देखना होगा कि कल जब नामांकन का अंतिम दिन है तो क्या अपने कहे के मुताबिक वो इन 3 सीटें हैं। आज सिर्फ कनिका बेनीवाल की घोषणा की गई है खीमसर से, बाकी जो उन्होंने कहा था कि हम 3 सीटों पे और चुनाव लड़ेंगे, तो देखना होगा कल क्या नाम से उम्मीदवार उनके को घोषित किए जाते हैं। मुझे लगता है कि जो खीमसर का चुनाव भी मुझे लगता है बहुत ही रोचक हो गया है, क्योंकि क्या नाम से उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है। अब देखिए, जिस प्रकार से हमने ये देखा कि जब चुनाव की शुरुआत हुई, जब चुनाव की शुरुआत हुई थी उपचुनाव की, तो राधा मोहन अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे, उन्होंने ये कहा था कि भाजपा के पास खोने को कुछ भी नहीं है। उसका कारण ये था कि 7 में से 6 सीटों पर क्या नाम से कांग्रेस या उनके अलायंस लोग थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। जहां पहले क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी में बगावत नजर आ रही थी, वो पिछले 2 दिन में शांत की गई। लेकिन वहीं कांग्रेस में हम देख रहे हैं, चाहे वो रामगढ़ हो, चाहे वो दौसा हो, चाहे वो झुंझुनू हो, वहां पर क्या नाम से कांग्रेस को बगावत का सामना करना पड़ा। तब कांग्रेस की स्थिति में देखना होगा कि क्या इस बगावत को जल्दी से जल्दी थाम लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रताप राव जी, अब ये बार बार बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि इन 7 सीटों में 1 सीट पर ही जीत बीजेपी की हुई है, बाकी तो 6 सीटें बिल्कुल जैसा कि मित्तल जी ने भी कहा कि कांग्रेस और अलायंस के पास थे। अब इस बार अलायंस नहीं है तो 4 सीटें कांग्रेस की है और 2 अलग बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को क्यों लगता है कि वो प्लस में जाएगी? क्योंकि इन दोनों ही या दूसरी पार्टियों के लोगों से बात करूं, विपक्ष से बात करूं, उनका कहना यह है कि 11 महीने के कार्यकाल ये उनका मुद्दा है और इसी को लेकर ही जनता के बीच जा रहे हैं। और आप लोग के पास 11 महीने की उपलब्धि है जिसे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये ज्यादा मजबूती आपको दे रहा है और इसलिए कॉन्फिडेंस आपका है कि ये 7 सीटें हम जीत रहे हैं? बिल्कुल, पहली बात तो श्वेता यही है कि 11 महीने की हमारी उपलब्धियां हैं कि 11 महीने में एक भी ऐसा मामला नहीं हुआ जो पेपर लीक जैसे कांड नहीं हुए, बेरोजगारों के साथ कोई धोखा नहीं हुआ, और पुराने इस तरह के मामलों में जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई, उसने भी बेरोजगारों को संतुष्ट किया है। दूसरा, एक भी घोटाला ऐसा नहीं हुआ जो कि लगातार कांग्रेस के टाइम पे होता था। अब ये क्राइम की बात कर रहे थे तो क्राइम के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि क्राइम कम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि 11 महीनों में धीरे धीरे, हालांकि बहुत लंबा समय जो है आचार संहिता में गुजर गया, उसके बावजूद भजनलाल जी की सरकार ने जो काफ़ी कुछ जो हालातों को बदलने का काम किया है। और दूसरी बात ये तो है ही, साथ में हमारा जो संगठन है वो 24 घंटे और 12 महीने सक्रिय रहने वाला संगठन है। तो इसलिए हमने तो तैयारी तब से शुरू कर दी थी जिस दिन ये सीटें खाली हुई थी। सलूम्बर तो, जो कि आपकी सीट थी और एक ही सीट है, उसमें बीएपी मुकाबले में मानते हैं आप? देखिए, हम किसी से किसी का मुकाबला मानते ही नहीं। हम तो मानते हैं कि हम पूरी अपनी क्षमता के साथ, शक्ति के साथ उतरेंगे और ये सीट जीतेंगे। तो इसलिए मुकाबले की बात यहाँ है कि चुनाव में निश्चित तौर पे और भी हैं, और हम तो हर हालात में कोई मजबूत है या कमजोर है इस हालत इससे नहीं लेते, चुनाव को गंभीरता से लेते हुए उसे जीतने के लिए पूरा प्राण लगा देते हैं। तो अभी पिछले इन्हीं उपचुनावों के लिए देखिए, हमारे जो कम से कम 200-300 कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में पिछले 3-3 महीने से अपना पूरा समय घर छोड़कर वहां लगे हुए हैं।
तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज है जो अपना स्वार्थ छोड़कर और पार्टी के यानी हित में लगी ग्राउंड रहती पर है। जिस तरह से कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, जो काम हो रहा है जनता के बीच पहुंच है, वो भी एक वजह बनेगी और कि आप लोग जीत जाएंगे, ये सीटें आप अपने हक में लेकर आएंगे। बिल्कुल, ये भी है। चलिए राजेश जी, एक अहम सवाल ये भी कि अब बार बार एक बात कही जा रही है, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ग्राफ कांग्रेस का बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ा और आपके पास मुद्दे भी बहुत थे क्योंकि जो दावे किए जा रहे थे लोकसभा परिणामों को लेकर, लेकिन उसके बाद हरियाणा चुनाव के बाद बार बार मुद्दे आ रहे कि कांग्रेस सीधे नीचे आ गई है, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है और कांग्रेस सिर्फ दावे कर रही थी। क्या इन सब बातों का असर इन चुनावों पे पड़ेगा? उसमें भी उत्तर प्रदेश में जब सहयोगियों की बात होती है तो आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहां पर गठबंधन भी नहीं है, 7 सीटों की बात की जा रही है और अपने अपने दावे सबके हैं। इन सब के बावजूद भी क्या आपको लगता है राजेंद्र जी कांग्रेस उसी मजबूत स्थिति में है जैसे कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद नजर आया? इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत और बड़े सहयोगी के रूप में कांग्रेस पार्टी का अगर एसपी यूपी में मजबूत होती है तो ये कांग्रेस पार्टी की ताकत है। रही बात, देखिए इस सरकार ने 11 महीने के अंदर क्या किया, आज आप देख लीजिए, आज कर्मचारी परेशान है, ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर वो पूछते हैं, ईआरसीपी को लेकर झूठ बोला गया, यमुना जल समझौते को लेकर झूठ बोला गया, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को खत्म कर दिया गया। अरे भाई 90 लाख से अधिक लोगों को 4 महीने से पेंशन नहीं मिली है। ये तमाम मुद्दे हैं। युवा रहने वाला है कांग्रेस का इस उपचुनाव में। आप बताइए, डीएपी मिल नहीं रहा है, डीएपी की कालेबाजारी हो रही है, हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे। देखिए आपको, हमने सोशल इंजीनियरिंग की है, युवा हमारे साथ, महिला हमारे साथ, खिवसर में भी जीत का दावा है। बिल्कुल डेफिनेटली खिवसर का परिणाम आपको बिल्कुल चौंकाने वाला होगा क्योंकि वहां पे एक एमबीबीएस की भी महिला जो कि किसान वर्ग से आती है वो वहां पे प्रत्याशी है। और आपको पता होगा युवाओं को हमने पूरा फोकस किया इस बार, किसान पे फोकस किया है, दलित पे फोकस किया, आदिवासी पे फोकस किया और परिवारवाद पर कुछ ऐसा सवाल नहीं। परिवारवाद का तो इनके ऊपर आरोप है, परिवारवाद का तो इनके ऊपर आरोप है। किरोड़ी जी खुद विधायक, उनका भाई विधायक, भतीजा विधायक, उनके भाई बहुत पहले से राजनीति में दे दीजिए। उनके भाई बहुत पहले से राजनीति में। आपका दोहरा चरित्र यहाँ पे पता चलता है, बार बार कहते हो परिवारवाद परिवारवाद। चुनाव लड़ते मुझे प्रताप राव जी एक बात का जवाब लगाई हो तो बताइए, एक नया टेंडर आपने लगाई हो तो बताइए, एक नया टेंडर लगा के 11 महीने में आपने कहा 6 महीने के योजनाओं का रिव्यू करेंगे, बताइए, पूछिए अफसरों से, अफसर कहते हैं कोई रिव्यू नहीं है, लेकिन आपने 11 महीने तक प्रदेश के परियोजनाओं को रोके रखा। परिणाम बहुत कुछ बयां कर देंगे, ये 7 सीटों के परिणाम बहुत कुछ बयां कर देंगे कि जनता के मन में क्या है और क्या महसूस करती है मौजूदा सरकार पर, या फिर वो भरोसा कांग्रेस पर करती है। तो परिणाम आने के बाद स्पष्ट हो जाएगी स्थिति। हालांकि अभी आप दोनों के दावे, एक फाइनल कमेंट जरूर एसपी मित्तल जी से लेना चाहेंगे। एसपी मित्तल जी, फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे कि सीधी टक्कर बीजेपी कांग्रेस को लेकर बात कही जा रही है। एसपी मित्तल जी सबसे सवाल पूछते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछ लेता हूं। एसपी मित्तल जी, आपको भाजपा कार्यालय से पर्चा मिलता है क्या? वही पढ़ते हो आप यहाँ पे? वो विश्लेषक है, विश्लेषक नहीं है, हमेशा इनका विश्लेषण होता है। कभी चुनाव आयोग में, कभी कोर्ट में, तो पूछ रहा हूं, किसी को निष्पक्ष नहीं रहने देंगे। एसपी मित्तल जी जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए, प्रताप जी एक सेकंड, मित्तल साहब जवाब दे दीजिए, आरोप तो आप ही पर लगा रहे हैं, दीजिए तो। कांग्रेस प्रवक्ता तो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं। देखिए राजेंद्र जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपको जो पर्ची कांग्रेस कार्यालय से मिलती है आप तो मैं तो कांग्रेस की करूंगा ना, आप भाजपा के थोड़ी हो, आप भाजपा का महिमा मंडल क्यों करते हो? जवाब सुन लीजिए, चाहता हूं कि जी मित्तल साहब बात पूरी कीजिए। अरे तो आप परेशान है ये बहुत नहीं बहुत परेशानी है। जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं जो बात सही होती है वही कहता हूं। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने आज 7 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित किए, तो वो आरएलपी और जो बीएपी का दबाव था, उस दबाव में नहीं आया। यहाँ मैं कांग्रेस की भी प्रशंसा कर रहा हूँ। अब कर रहे हैं, पहले करते तो अच्छा लगता। चलिए ठीक है, भाजपा ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए वो होता भी है कि जब अपने पक्ष में बात होती है तो वो अपना लगता है और किसी और के पक्ष में बात कही जाती है तो वो एक तरफा कहा जाता है। और ये डिबेट में, चर्चा में ये आरोप तो हमने भी झेले, ये आरोप राजनीतिक विश्लेषक भी झेलते हैं, तो ये तो चलता रहेगा क्योंकि आरोप प्रत्यारोप ही राजनीति है, राजनीति में यही नजर आता है। लेकिन अहम उपचुनाव है क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए, ये रणनीति हो या मजबूरी है, जो भी है, सामने आके तो कुछ भी कहा जाए, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये तो पार्टी और उनके गठबंधन के साथी ही समझ सकते हैं, लेकिन जनता भी बहुत कुछ समझती है, देख रही है। जनता को सामने आके बोलने की इसलिए जरूरत
होती है, क्योंकि वो अपने वोट के जरिए जवाब देगी और ये वोट ही तय करेंगे, परिणाम ही तय करेंगे कि किसके दावे कितने सच साबित हो रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कैंडिडेट सामने है, कल नामांकन का आखिरी दिन है और इसके बाद 13 तारीख को वोटिंग होगी। इन 7 सीटों पर कौन यहां पर जीत के झंडे गाड़ पाएगा, इसकी कोशिशें जरूर लगातार जारी है, लेकिन देखना होगा कि जनता किसके साथ जाती है और वाकई में क्या मुद्दों के साथ जाएगी, कैंडिडेट के साथ जाएगी, या फिर ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, फिर चाहे राजस्थान की बात कर ले या उत्तर प्रदेश की बात कर ले, इसका असर जनता पर होता है। सब कुछ तय होगा 13 तारीख को। चलिए इसी के साथ फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।